इस दुनिया में हर कोई जैसे ही कोई कीड़ा खाता है वैसे ही उसका जन्मजात मेचा जागृत हो जाता है। किसी ने कबूतर खाया तो उसके मेचा को आजाद पंख मिल गए और वह आकाश और धरती के बीच स्वच्छंद उड़ने लगा। किसी ने शार्क का पंख खाया तो वह गहरे समुद्र का राजा बनकर उड़ने वाले कीड़ों पर कब्जा करने लगा। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक अलग ही होश था। उन्होंने सीधे कांच खाना चुना और अदृश्य होने की शक्ति पाली। लेकिन मेरे पिछले जन्म में हालांकि मैंने एक कड़वा मुर्गा कुजी खाया था और सफलतापूर्वक बिशुई नामक जन्मजात मेचा को जागृत कर लिया था, पर वह बेहद बेकार साबित हुआ। दुश्मनों ने मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मार डाला। अब जब मुझे दोबारा जीवन मिला है तो सबसे पहला काम जो मैंने तय किया है वह है तरह तरह के कीड़े खाना, ताकि मैं खुद को दुनिया के शिखर पर खड़ा कर सकूं और इस यात्रा का संप्रभु मास्टर बन सकूं। तभी मुझे याद आया कि पिछले जन्म में एक प्रदर्शनी में कीड़ों की नीलामी हो रही थी और उनमें से एक कीड़ा ऐसा था जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी। बिना ज्यादा सोचे मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर कीड़ों की प्रदर्शनी की ओर निकल पड़ा। मैं ठीक उसी समय पहुंचा जब मेरी पसंद के कीड़े की नीलामी शुरू हो रही थी। अगली नीलामी गोल्डन बैकगन वोल्फ जिनबेई qianlang की है। शुरुआती कीमत 5000 है और हर बार बोली बढ़ाने की न्यूनतम राशि 500 से कम नहीं होनी चाहिए। अब नीलामी शुरू होती है। गोल्डन बैकगन वोल्फ, कभी नाम नहीं सुना? तुम इस क्षेत्र के सर्किल के नहीं हो, इसलिए नहीं जानते तो यह सामान्य बात है। क्या तुम जानते हो कि गन वोल्फ क्या होता है? नहीं पता? मुझे तो सिर्फ मंटिस तथा या मंटिस का पता है। सच में तुम्हें कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। गन वोल्फ असल में डंग बीटल गोब्रेला ही होता है। बस फर्क इतना है कि आम गोब्रेला पूरी तरह काले रंग का होता है जबकि इसकी पीठ सुनहरे रंग की होती है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। मैं 8000 देता हूँ। चश्मा पहने और शर्ट पहने एक व्हाइट कॉलर कर्मचारी ने अपना प्ले कार्ड उठाते हुए कहा। इस व्हाइट कॉलर का उपनाम कीड़ा प्रेमी था। वह आमतौर पर अजीबोगरीब कीड़े खरीदना पसंद करता था और निंगचिंग शहर में थोड़ा बहुत मशहूर भी था। ठीक उसी पल जब नीलामीकर्ता का हथौड़ा गिरने ही वाला था, मैं सीधे नीलामी के मंच के सामने पहुंच गया। रुको, चींटी अपने शरीर के वजन से 400 गुना अधिक वजन उठा सकती है। मैं 10,000 देता हूं। लेकिन अगर इसकी तुलना गन वोल्फ से की जाए तो यह गन वोल्फ के मुकाबले कुछ भी नहीं है, जो अपने शरीर के वजन से 1141 गुना अधिक वजन उठा सकता है। मैं जानता था कि मेचा की वर्तमान ताकत के साथ इतने बड़े उद्देश्य को संभाल पाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन अगर मैं इस गोल्डन बैकगन वोल्फ को खा लेता हूं तो मेरी युद्ध क्षमता में निश्चित रूप से भारी बढ़ोतरी होगी। रास्ते में अचानक एक अड़चन को आते देखकर कीड़ा प्रेमी मन ही मन बेहद परेशान हो गया। 10,500, 15,000, इसकी कीमत 5,000 है। इस तरह का गोल्डन बैकगन वोल्फ कोई बहुत दुर्लभ नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा बस देखने में अच्छा है। पता नहीं ये दोस्त इसे पाने के लिए इतना अड़ा क्यों है। इसे घर ले जाकर तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? खाऊंगा। तुम इसे खाने के लिए खरीद रहे हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? ये लड़का साफ तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है। बेहतर होगा कि इसे 8,000 में मुझे ही दे दो। कीड़ा प्रेमी जोर से हंस पड़ा। उसने अपने सिर की तरफ इशारा किया और फिर नीलामीकर्ता की ओर देखने लगा। लामी सेलर इस बात से कुछ नाखुश था। श्रीमान, अगर आप यहाँ हंगामा करने आए हैं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। क्या कार्ड से भुगतान स्वाइप हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कृपया थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ कि क्या कोई और बोली लगाने वाला है। 15,000 एक बार, 15,000 दो बार। क्या कोई और दाम बढ़ाना चाहता है? 15,000 3 बार। सौदा पक्का, सोल्ड। आजकल के लोग भी ना सच में अजीब हैं। टिड्डे खाते हैं, कनखजूरे खाते हैं, बिच्छू खाते हैं और अब तो एक गोबरेला, गोबर का कीड़ा खाने वाला भी आ गया। सच में इन्हें डर नहीं लगता कि ये खुद को ही खाकर मार डालेंगे? चोंगली को गोल्डन शेल गन वुल्फ नहीं मिला तो वह तुरंत ताने मारने लगा। बाकी लोग मुझे इस तरह देखने लगे जैसे किसी बेवकूफ को देख रहे हो। एक कीड़े के लिए 15,000। अगर इसे सजाने या कलेक्शन के लिए खरीदा होता तो समझ आता, लेकिन इसे तो खाने के लिए खरीदा गया था। वे इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। चोंगली गुस्से से लाल पीला हो रहा था। मुझे इतना शांत और बेफिक्र देखकर उसने मजाक उड़ाते हुए मुझसे सबके सामने उस गोल्डन शेल गन वुल्फ को खाने के लिए कहा। मैं उस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी अचानक मेरी नजर उसके हाथ में मौजूद एक छोटे डिब्बे पर पड़ी जिसके अंदर एक काले और सफेद रंग का कीड़ा बंद था। लोहा लोहड़ी गुब्रेला के पास आर्थ्रोपोड्स जीवों में सबसे मजबूत बाहरी कवच होता है, उन आम कीड़ों के विपरीत जिन्हें एक पैर से कुचला जा सकता है। यह गाड़ी के पहिए के नीचे आने पर भी बच सकता है। अगर गन वुल्फ ताकत का प्रतीक है तो आयरन क्लाड बीटल डिफेंस का प्रतीक है। ये आयरन क्लाड बीटल तुम्हारा है? मेरा है तो क्या हुआ? अगर ये तुम्हारा है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अभी मैं सबके सामने इस गोल्डन शेल गन वुल्फ को खाऊंगा और तुम ये आयरन क्लाड बीटल मुझे दे दोगे। मंजूर है? तुम्हें दे दूं? ठीक है, दे दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे पूरा खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं। मैंने अपने हाथ में मौजूद पारदर्शी डिब्बे को देखा जिसके अंदर सुनहरे रंग का एक गोबरेला इधर उधर रेंग रहा था और बार बार नीचे की मिट्टी को कुरेद रहा था। डिब्बा खुला और मैंने उसे एक झटके में पकड़ लिया। अपने आसपास मौजूद उन अजीब और विकृत जीवों की तुलना में यह गोबरेला अब तक का सबसे बेहतरीन भोजन माना जा सकता था। इसमें बीफ, मांस से
6 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। बस इसका सिर मरोड़ा और मैंने इसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया और कचर कचर करके चबाने लगा। यह नजारा देखकर आसपास के लोग सन्न रह गए। कच्चा निकल गया। उन्हें लगा था कि मैं इसे तेल में तलूंगा। आखिरकार टिड्डे और ड्रैगन फ्लाई जैसी चीजों को तलकर ही खाया जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं इसे सच में कच्चा ही निगल जाऊंगा। गटक की आवाज के साथ वह पूरा गले से नीचे उतर गया। मैंने अपनी हथेली फैलाई और चोंगली को आयरन क्लैड बीटल सौंपने का इशारा किया। चोंगली का चेहरा सफेद पड़ गया। बेहद अनिच्छा के साथ जब वह उस छोटे डिब्बे को बाहर निकालने ही वाला था। रुको, ये आयरन क्लैड बीटल मुझे चाहिए। इससे पहले कि मैं उसे हाथ में लेता, एक बेहद घमंडी आवाज गूंजी। इसके तुरंत बाद एक युवक काले रंग की बनियान पहने 2 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि फेंग हुआ ग्रुप का छोटा राजकुमार एन होंगाई था। कोई इस युवक की पहचान समझ गया। कोई हैरान होकर चिल्लाया। बाकी लोग चौंक गए और एन होंगाई से जुड़ी अफवाहें सबके दिमाग में तैरने लगी। यह शख्स सच में एक नंबर का फिजूल खर्ची करने वाला नवाबजादा था। खाने पीने और ऐश आराम में इसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह हर दिन पानी की तरह पैसा बहाता था। बस ऐसा ही था। बस नयापन चाहिए। लगता है हाल ही में वह पक्षियों के साथ नहीं खेलना चाहता, अब कीड़ों के साथ खेल रहा है। ये नाम सुनने के बाद मेरी आंखें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। रेड लिजार्ड मेका। अगर उसे सही से याद हो तो आंखों के सामने मौजूद आन होंगाई ही बाद में उस शासक का नंबर 1 एक्सपर्ट बना था। रेड लिजार्ड मेका की ताकत बेहद खतरनाक थी। टकराने पर यह एक पूरे पहाड़ को भी सीधे चकनाचूर कर सकता था। परिवर्तन से कुछ साल पहले मैं लगातार आन होंगाई के नियंत्रण में ही रह रहा था। अगर बाहर जाकर खाना ढूंढने के मौके का फायदा उठाकर चुपके से भाग न निकला होता तो शायद वह अब तक कब का कंकाल बन चुका होता। गणवुल्फ जीन का अवशोषण पूरा हो चुका है। प्रथम श्रेणी का इंसेक्ट सोल्जर यूनिवर्सल मेका विशालकाय मेका रूप में विकसित हो रहा है। जुशेन मेका के एट्रीब्यूट्स गुण देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। भले ही अन्य 3 एट्रीब्यूट्स थोड़े कम थे, लेकिन सिर्फ अकेले ताकत के मामले में जुशेन मेका पहले ही द्वितीय श्रेणी के मेका के स्तर तक पहुंच चुका था। इसके अलावा एक और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला एक्सक्लूसिव मॉड्यूल था जो न केवल 50% की ताकत की बढ़त देता था बल्कि इसे दोबारा अपग्रेड भी किया जा सकता था। मेरा अंदाजा वाकई गलत नहीं था। आप जितने बेहतर कीड़े का जीन अवशोषित करेंगे उसके आधार पर संशोधित किया गया मेका उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। यह सोचते ही मैंने सीधे इंसेक्ट कीपर के हाथ से आयरन क्लैड बीटल ले लिया। चूंकि उसने खुद शर्त पूरी की थी तो इस कीड़े का मालिकाना हक उसका अपना था। क्या आप ये कीड़ा मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं? मैं दोगुनी कीमत देने को तैयार हूँ। माफ करना, मुझे पैसों की कमी नहीं है। आसपास लोगों की भीड़ बढ़ती देख मेरी भौहें सिकुड़ गईं और मैंने वहां से निकलने का मन बनाया। मैंने कहा, वह कीड़ा मुझे दे दो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मुझे इस तरह साफ मना करते देख आन होंगाई ने ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को रुकने का इशारा किया। आगे बढ़ते हुए उन दोनों का सामना करते हुए मेरे दिल में अनजाने ही हिंसक भावना की एक चिंगारी भड़क उठी। पलक झपकते ही पिछले जन्म की जमा बैठी भयानक किलिंग इंटेंट अचानक भड़क उठी, जिसने उन दोनों को इतना डरा दिया कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। दिलचस्प है, पिंगचेंग के इस इलाके में मेरी बात न मानने की हिम्मत करने वाले सच में ज्यादा लोग नहीं है। लड़के, जो इज्जत मिल रही है उसे लात मत मारो। आन होंगाई मेरे करीब आया और उसने उसके हाथ से बॉक्स छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया और बिना पीछे मुड़े बाहर की तरफ चल दिया। यह अब सिर्फ बात मानने या न मानने का मामला नहीं रह गया था। बाकी सभी लोग एक साथ चौंक गए। ये तो आन होंगाई की इज्जत को सीधे जमीन पर रगड़ने जैसा था। आन होंगाई का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को घूर कर देखा। बॉडीगार्ड्स ने अपने दांत भींचे और मेरी पीठ के पीछे से जोरदार किक मारी। जैसे ही उसकी किक लगने वाली थी, एक सुनहरी रोशनी अचानक मेरी पीठ के पीछे चमक उठी। अगले ही पल लगभग 3 मीटर ऊंचा एक ब्लैक गोल्ड रंग का बेहद कूल मेका प्रकट हुआ। मेका का अगला हिस्सा गहरे काले रंग का था, जिस पर हल्की ठंडी चमक थी। ध्यान से देखने पर उस पर बाहर निकले हुए नुकीले कांटे भी दिखाई दे रहे थे। पीठ पर एक सुनहरी गोलाकार डिस्क थी। डिस्क के किनारों पर मोटे मोटे अपेंडिगेज उगे हुए थे। वे अंग अकेले नहीं थे बल्कि चारों अंगों से जुड़े हुए थे। दिखने में ये किसी अजीब से दिखने वाले नाइट क्रो, रात के कौवे जैसा लग रहा था। इस समय जुशेन मेका पूरी तरह से मेरे पूरे शरीर को ढक चुका था। दूर से देखने पर एक अत्यंत भारी और डरावना आभास अचानक फूट पड़ा। वहां से गुजरने वाले कई लोगों के पैर डर के मारे कांपने लगे। सिर उठाकर इतने विशाल मेका को देखते हुए आन होंगाई के अंदर घबराहट भर गई, लेकिन उसने फिर भी शांत रहने का नाटक किया। मेरे दोस्त, हम आराम से बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पिता फेंगहुआ ग्रुप के चेयरमैन हैं। पैसे और संसाधनों की कोई कमी नहीं है। क्यों ना हम ऐसा व्यवहार करें जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं और दोस्त बन जाएं? कैसा रहेगा? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा। मेरा विशाल हाथ हवा में ऊंचा उठा। दबाव की भयानक भावना किसी बर्फीले तूफान की तरह चेहरे पर आ लगी। आन होंगाई घबराकर जमीन पर गिर गया। इस तरह के राक्षस का सामना करते हुए उसने डर से अपना नियंत्रण नहीं खोया, तो इसका मतलब है कि उसकी मानसिक शक्ति काफी बेहतर थी। मैंने उस पर वार नहीं किया, बस थोड़ा डराया। चिंता मत करो, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपने पैरों पर थोड़ा जोर लगाया। कहने के बाद हम फिर मिलेंगे। मेरा पूरा शरीर मानो एक स्प्रिंग की तरह उछलकर आगे बढ़ गया। बस 2-3 बार में ही सबकी नजरों से मैं ओझल हो गया। मेरे जाने की दिशा को देखते हुए आन होंगाई का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में क्रूरता आ गई। मैंने तुम्हें याद कर लिया है लड़के। अगर तुम्हारे पास मेका
मेचा है तो क्या हुआ? क्या उसके परिवार के पास सेना का समर्थन नहीं है? जब बड़ी सेना निकलेगी तो 3 मीटर ऊंचे मेका की तो बात ही छोड़ो, 30 मीटर ऊंचा भी आ जाए तो भी कोई डर नहीं है। आखिरकार आधुनिक सैन्य शक्ति आम लोगों की कल्पना से परे है, लेकिन वह नहीं जानता था कि जैसे ही महापरिवर्तन कैटेक्लिज्म शुरू होगा, ज्यादातर सामग्रियां मौलिक रूप से बदल जाएंगी। उस समय सभी हथियार कचरे के ढेर में बदल जाएंगे। हर कोई केवल अपने स्वयं के जागृत हुए ओरिजिनल मेका पर ही निर्भर रह पाएगा। प्रदर्शनी से बाहर निकलकर मैंने मेका रूप को हटा दिया और घर लौट आया। मैंने आन होंगहाई पर हाथ इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि मुझे बस उसका मेका कोर चाहिए था। जायंट गॉड मेका अभी सिर्फ पहले स्तर टियर 1 पर है। इसे अपग्रेड करने के लिए जरूरी अपग्रेड सामग्रियों के अलावा एक मेका कोर की भी आवश्यकता होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, मेका कोर एक मेका मास्टर के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो केवल मूल मेका के जागृत होने के बाद ही गिरती है, ड्रॉप होती है। इसी वजह से मैंने आन होंगहाई को छोड़ दिया ताकि भविष्य में उसका रेड असॉल्ट मेका कोर छीन सकूं। कंप्यूटर टेबल के सामने बैठकर मैंने वह आयरन फिक्स्ड बीटल निकाला जो मुझे अभी अभी कीड़ों के शौकीन से मिला था। आयरन फिक्स्ड बीटल को हार्ड शेल बीटल या आर्मर्ड बीटल भी कहा जाता है, जो अपने असाधारण रूप से कठोर खोल के लिए जानी जाती है। यह एक कोलियोप्टेरा प्रजाति का कीड़ा है। अगर मैंने पहले वेबसाइट पर सर्च न किया होता तो मैं इस कीड़े को बिल्कुल नहीं पहचान पाता। मैंने बिना देर किए कढ़ाई चढ़ाई, तेल डाला और थोड़ा जीरा मिर्च पाउडर छिड़क दिया। क्रंच क्रंचा। गोल्डन शैल वुल्फ की तुलना में आयरन फिक्स्ड बीटल का मांस थोड़ा सख्त था, खासकर बाहर का वह कठोर कवच जिसे चबाना अंडे के छिलके चबाने जैसा लग रहा था। मुझे संदेह था कि अगर इसे थोड़ा फ्राई न किया होता तो शायद मैं इसे चबा भी नहीं पाता। एक निवाला निगलते ही आंखों के सामने तुरंत एक पारदर्शी काउंटडाउन स्क्रीन दिखाई दी। आयरन फिक्स्ड बीटल का जीन प्राप्त किया गया। फर्स्ट टियर इंसेक्ट सोल्जर यूनिवर्सल मेका को मॉडिफाई किया जा रहा है। 69 मिनट 68 सेकंड मॉडिफिकेशन का समय। ऐसा लगता है कि इंसेक्ट सोल्जर यूनिवर्सल मेका शुरुआती दौर में एक बुनियादी मेका है और सभी मॉडिफिकेशन इसी के ऊपर पूरे होते हैं। महापरिवर्तन शुरू होने के बाद विभिन्न जीव बहुत तेजी से विकसित हुए। बाद के चरणों में अन्य ग्रहों की प्रजातियों के बड़े पैमाने पर आक्रमण की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि तथाकथित देवता भी प्रकट हुए। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले जीवन में एक देवता था जिसका नाम क्विंटन था। वह इंसानी हाथों से पुनर्जन्म लेता था। अगर उसे सोख लिया जाए तो पता नहीं उससे मॉडिफाई होकर बना मेका कितना शक्तिशाली होगा। शायद उस समय मैं भी देवता का वध करने में सफल हो जाऊं। बिखरे हुए विचारों को छोड़कर मेरी नजर फिर से उस जायंट गॉड मेका पर टिक गई जो सफलतापूर्वक मॉडिफाई हो चुका था। जायंट गॉड मेका के फायदे बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन उसकी कमजोरियां भी उतनी ही साफ हैं। गति का धीमा होना एक बड़ी समस्या है। ठीक है, रक्षा डिफेंस के मामले में मैं समय रहते हेवन प्रिजन मेका पर स्विच कर सकता हूँ, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि महापरिवर्तन परसों ही आधिकारिक रूप से शुरू होगा, लेकिन अभी से कई जीव बदलने लगे हैं। उन्हें मारने से मेका को मजबूत करने वाली सामग्रियां मिल सकती हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद फुर्ती बढ़ाने वाली कुछ सामग्रियां समय से पहले ही मिल जाएं। और अत्यधिक गति के साथ जायंट गॉड मेका द्वारा लगाई जाने वाली ताकत और भी अधिक होगी। मजबूत करने वाली सामग्रियों की बात आते ही मुझे एक और बात याद आई। जिस घर में मैं रहता हूँ वह सुलान का है। कल इसमें बदलाव म्यूटेशन आने वाला है। मकान मालकिन एक महिला है जो हर जगह लोगों को काटेगी और अंत में खबर पाकर आए सैनिकों द्वारा ले जाई जाएगी। अगर मैं उसके बदलने के बाद उसे मार दूं तो शायद कुछ अच्छी अपग्रेड सामग्रियां मिल जाएं। आखिरकार पिछले जीवन में यह अफवाह थी कि महाविपत्ति शुरू होने से पहले बदले हुए जीवों को मारने पर ड्रॉप रेट काफी बढ़ जाती है। इसी सोच विचार के बीच दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी आंखों के सामने सीधे और गोरे पैरों का एक जोड़ा दिखाई दिया। ऊपर की ओर देखने पर 2 ऊंचे उभार नजरों के सामने आ गए। कहाँ देख रहे हो? कितने बदतमीज हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल तुरंत पूरा किराया चुकाओ और यहाँ से बाहर निकलो। कल अभी आया कहाँ है? किराया बाकी तो नहीं है ना? इतनी जल्दी क्या है? मैंने अपने सामने खड़ी महिला को अजीब नजरों से देखा। मुझे बस ये डर था कि तब तक उसके पास पैसे लेने की जान तो होगी, लेकिन खर्च करने की नहीं। यह देखकर कि मैं अभी भी उसे लगातार घूर रहा हूँ, महिला और ज्यादा भड़क गई। एक तरफ वह कह रही थी कि उसने किराया कितना कम रखा है और मुझे आभारी होना चाहिए, तो दूसरी तरफ वह कह रही थी कि मैंने उसके घर को नुकसान पहुंचाया है। लंबी बहस के बाद महिला ने विभिन्न बहानों से मेरा पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया। हालांकि इस समय मेरा ध्यान महिला की बकवास सुनने में बिल्कुल नहीं था। सिस्टम की चेतावनी फिर से गूंजी। आयरन फिक्स्ड बीटल जीन का अवशोषण पूरा हुआ। फर्स्ट टियर इंसेक्ट सोल्जर यूनिवर्सल मेका रूप में विकसित हो गया है। हेवन प्रिसन शारीरिक प्रतिरोध फिजिकल रेजिस्टेंस में 50% की वृद्धि, एलिमेंट डैमेज में 20% की वृद्धि। मेका का विकास पूरा होने के बाद इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है। हेवन प्रिसन मेका मेरी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली था, खासकर वह 50% का शारीरिक नुकसान का बचाव। यहाँ तक कि टियर 2 के राक्षसों के हमले भी मेरे लिए कोई खतरा नहीं थे। 20% का एलिमेंट रेजिस्टेंस भी बेहद कीमती था। यह न केवल हवा, आग, बिजली और गरज जैसे तत्वों के हमलों का सामना कर सकता था, बल्कि मेंटल डैमेज को भी खत्म कर सकता था। पिछले जीवन में उन राक्षसों के मानसिक हमलों ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया था। इस जीवन में मैं आखिरकार बिना किसी डर के उन पर पलटवार कर सकता हूँ। मेरी मनोदशा शांत भी नहीं हुई थी कि एक और नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। नोटिफिकेशन 3 और जर्ग कीड़ों के जीन को अवशोषित करना जारी रखें, जिससे मेकाफॉर्म फ्यूजन रूप संलयन पूरा किया जा सके।
मेका फॉर्म फ्यूजन। मैं दंग रह गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह है असली दिव्य कौशल। एक बार फ्यूजन हो जाने के बाद एकल रूप में मेका के जो कमजोर हिस्से थे वे हट जाएंगे। उस समय मेरे पास कोई कमजोरी नहीं बचेगी। जैसा कि उम्मीद थी, ये एक सुपर गॉड लेवल का टैलेंट है। इसका प्रभाव वाकई अविश्वसनीय है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्या तुमने सुना? लॉन्ग अचानक उस महिला ने अपने हाथ की खून जैसी चीज को फेंक दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और बाहर की ओर निकली हुई उभरी आंखें मुझे घूर रही थीं। तभी समय से पहले सतर्क होते हुए वांग टिंग का दिल थोड़ा सा धड़का। काले और सफेद रंग का हेवन प्रसन्न मेका स्वचालित रूप से उसकी पीठ को कवर करते हुए शरीर पर आ गया। वह महिला धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके शरीर का मांस और मांसपेशियां लगातार बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह एक विशालकाय लगभग 3 मीटर ऊंचे खून मांस के राक्षस में बदल गई। उसने अपने भारी हाथ को लहराया और अगले ही पल वह हवा को चीरता हुआ तेजी से आगे आया। मैंने एक तरफ होकर कतराया। पिछले जीवन के युद्ध कौशल अपने आप बाहर आ गए और मैंने इसे आसानी से चकमा दे दिया। वह भारी हाथ हेवन प्रसन्न मेका से चूक गया और किसी चाकू द्वारा टोफू काटने की तरह उसने बड़ी आसानी से पीछे की कंक्रीट की दीवार को ध्वस्त कर दिया। वह चूक गया। ताकत वाकई कमाल की थी। अब मेरी बारी है। मैं धीरे से चिल्लाया और उस महिला को दीवार पर दे मारा। इसके बाद जुशेन विशालकाय भगवान मेका पर स्विच किया और एक घूंसे से उसका सिर फोड़ दिया। म्यूटेंट ब्लड स्टोन लेवल 1 को मार डाला। चपलता, एजिलिटी, ब्लड बॉक्स। सामग्री प्राप्त हुई। ब्लड स्टोन सबसे आम म्यूटेंट राक्षस हैं। उनसे गिरने वाली चीज ब्लड बॉक्स होती है, जिसमें आमतौर पर ताकत और रक्षा के गुण होते हैं। जहां तक चपलता, एजिलिटी के गुण की बात है, हालांकि वे होते हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम होती है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि जो चीज गिरी वह चपलता बढ़ाने वाला ब्लड बॉक्स थी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने इस ब्लड बॉक्स को जुशेन मेका पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। अलग अलग सामग्रियों के इस्तेमाल के अलग अलग तरीके होते हैं। आमतौर पर यह ज्ञान केवल बड़े संगठनों के मेका एनहांसर जानते हैं। मैं मेका एनहांसर के सामने हमेशा दबे स्वर में बात करता था। लोग मेका एनहांसरों के एकाधिकार से असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने खुद ही कई एनहांसमेंट सामग्रियों के इस्तेमाल के तरीकों पर शोध कर लिया। यह ब्लड बॉक्स उन्हीं में से एक था। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत सरल है। बस इसे तोड़कर इसके अंदर का रक्त सार मेका के ऊपर टपकाना होता है। खून को सोखने के बाद जुशेन मेका की सतह पर अचानक एक गहरे लाल रंग की रेखा दिखाई देने लगी, जो लगभग 1 सेंटीमीटर चौड़ी थी। उस पर समय समय पर रोशनी चमक रही थी, जो काफी असाधारण लग रही थी। चपलता ब्लड बॉक्स 1 का उपभोग हुआ। चपलता गुण फाउसिंग। 4 अंक की चपलता अभी भी थोड़ी कम है। मैंने मन ही मन सोचा, चूंकि चपलता कम है तो मुझे सबसे तेज गति वाले कीड़े को ढूंढना होगा। खोज करने के बाद मैंने 2 प्रकार के कीड़े तय किए, एक ड्रैगन फ्लाई और दूसरा टाइगर बीटल। लेकिन गति के मामले में ड्रैगन फ्लाई निश्चित रूप से तेज है और इसके पास उड़ने की क्षमता भी है। टाइगर बीटल हर सेकंड अपने शरीर की लंबाई से 171 गुना अधिक दूरी तय कर सकती है। अगर इसे मेरी 1 मीटर 80 सेंटीमीटर की लंबाई के हिसाब से बदला जाए तो यह लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार होगी, जो ध्वनि की गति को भी पीछे छोड़ सकती है। अगला लक्ष्य तय करने के बाद मैं कीड़ों के बारे में और अधिक जानकारी खोजना चाहता था। कंप्यूटर टेबल पर रखा फोन अचानक वम वम करके थरथराने लगा। ये मेरा पुराना नंबर नहीं था, बल्कि वह नया नंबर था जो मैंने कुछ ही समय पहले लिया था। क्या मैं मिस्टर हुआंग टिंग से बात कर रहा हूँ? जो बात है जल्दी कहो, मेरे पास समय बहुत कम है। आपके पास मौजूद उस चीज को लेकर मैं बहुत गंभीर हूँ और मेरे यहाँ भी कुछ अजीब चीजें हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आएं। चू जियाजिन, वह व्यक्ति जो रियल एस्टेट और कैटरिंग दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है, निंगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। मैं मिस्टर हुआंग टिंग को अपने यहाँ अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है? ठीक है। सोच वर्तमान में वापस आ गई। चू जियाजिन के निमंत्रण पर मैंने तुरंत हामी भर दी। एक बार जब नियम पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाते हैं तो अकेले सब कुछ संभालना आखिरकार मुश्किल होता है। अगर पीछे किसी बड़े संगठन का सहारा हो तो जीवन बेहतर तरीके से गुजारा जा सकता है। कहा जाता है कि चू जियाजिन में एक विशाल वनस्पति उद्यान बोटेनिकल गार्डन है, जो तरह तरह के जेन की फूलों से भरा पड़ा है। वहाँ कीड़े मकोड़े तो अनगिनत हैं। हालांकि टाइगर बीटल आम है, लेकिन इस कंक्रीट के जंगल जैसे आधुनिक शहर में यहाँ पैठ बनाना आखिरकार इतना आसान नहीं है। एक तरफ उत्परिवर्तन काल म्यूटेशन पीरियड को पुनर्जीवित करने के लिए चू जियाजिन के प्रभाव पर भरोसा करना और दूसरी तरफ टाइगर बीटल को ढूंढकर उसका मेका अपग्रेड करना। इसे एक तीर से 2 शिकार कहा जा सकता है। विशाल वनस्पति उद्यान के अंदर का नजारा किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा था। तरह तरह के पौधे एक दूसरे के साथ बेहद सलीके से सजे हुए थे और बीच बीच में उड़ते हुए कुछ कीड़े इस नजारे में एक गहरी जीवंतता भर रहे थे। चू जियाजिन ने हाथ हिलाकर 40 से अधिक काले कपड़ों वाले अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड्स को बुलाया और उन्हें हर कोने में फैल जाने का इशारा किया। उनकी बेटी चू हुई इससे काफी असहज हो गई। पापा, क्या आप मुफ्त नहीं थे?
और इन लोगों का क्या मतलब है? तुमने भी वह वीडियो देखा है और तुम समझती हो कि उस मेका के पीछे क्या मायने हैं। मैं जो कर रहा हूँ वह सिर्फ सुरक्षा की चिंता की वजह से है। चू हुई कोई बेवकूफ नहीं थी, वह तुरंत चू जियाजेन का मतलब समझ गई। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और यह सच भी था। उस तरह के खौफनाक मेका के सामने सब कुछ बेहद सावधानी से करना ही ठीक था। अगर सामने वाला अचानक हिंसक हो जाए तो शायद ये अंगरक्षक भी उसे नहीं रोक पाएंगे। उसके लिए तो सेना को ही बुलाना पड़ेगा। 1 घंटे बाद मैं सुरक्षित रूप से वनस्पति उद्यान पहुंच गया। मैं एक छोटी सी कम्यूटिंग कार में बैठ गया और लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद मुझे चू जियाजेन एक छाते जैसे दिखने वाले मंडप के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए। चू जियाजेन के बगल में एक लड़की भी थी जिसकी पोनीटेल थी और उसने काला बनियान और सफेद पैंट पहन रखी थी जो बेहद आकर्षक लग रही थी। लड़की का कद छोटा नहीं था और उसकी लंबी टांगें काफी ध्यान खींचने वाली थीं। मैं मुस्कुराया और मंडप के किनारे जाकर बैठ गया। अगर पिछले जीवन के वे अनुभव न होते तो मैं इस समय निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहा होता और शायद अपना मजाक भी बनवा लेता, लेकिन अब मैं तो देवताओं तक से मिल चुका हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं इस तरह के छोटे मोटे दृश्यों से डरने वाला नहीं था। चू जियाजेन शुरुआत से ही मुझे परख रहे थे। मुझे इस तरह शांत और सहज देखकर उनकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य का भाव आ गया। उनकी जांच के अनुसार मैं आमतौर पर एक बहुत ही सौम्य, यहाँ तक कि कुछ हद तक डरपोक इंसान था, लेकिन अब मैं उन्हें जो महसूस करा रहा था वह था तीखापन और चारों तरफ बिखरा हुआ दबदबा। उन्हें अप्रत्याशित रूप से मुझमें एक राइवल की गंध आ रही थी। दिलचस्प है, जो लोग मुझे ऐसा महसूस कराते हैं वे आमतौर पर 40 या 50 साल के शातिर बूढ़े व्यापारी होते हैं। इतनी कम उम्र के किसी व्यक्ति से पहली बार सामना हुआ है। और भी दिलचस्प बात यह है कि मेरे दिल में वास्तव में थोड़ा सा डर पैदा हो गया है। मिस्टर हुआंग टिंग, मैंने इस बार आपको आमंत्रित किया है। सीधे मुझे हुआंग टिंग ही कहिए। मैं इस बार यहाँ आया हूँ, पहला तो उन अजीब चीजों के लिए जिनका आपने जिक्र किया था, और दूसरा मुझे आपके जीवन लाइफ के एक हिस्से को उधार लेने की जरूरत है। मुझे इतना आश्वस्त देखकर चू जियाजेन थोड़ा झिझके और फिर दोनों को वनस्पति उद्यान के एक हिस्से में ले गए। यहाँ एक अजीब सी इमारत थी जिसके दरवाजे पर 10 काले कपड़ों वाले अंगरक्षक पहरा दे रहे थे और हर कोई हथियारों से लैस था। स्थिति ठीक नहीं है बॉस, उपकरण बहुत उन्नत है। अगुवाई कर रहे कप्तान ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया जिस पर सुरक्षा कैमरे मॉनिटर के फुटेज चल रहे थे। स्क्रीन 4 हिस्सों में बंटी हुई थी और उसका कंटेंट ऐसा था जो रोंगटे खड़े कर दे। पहली 3 स्क्रीनों के बड़े हिस्से पर का एक अजीब सा लोथड़ा कब्जा किए हुए था। मैंने एक नजर डाली और तुरंत पहचान लिया कि यह सबसे आम ब्लड कॉर्प्स रक्त शव है। इन ब्लड कॉर्प्स के पास कोई होश या चेतना नहीं होती। वे बेहद हिंसक होते हैं और अपने सामने आने वाली हर जीवित वस्तु को निगल जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी ही प्रजाति को भी नहीं छोड़ते। अगर वे चौथे स्तर 4 रेल्म्स के करीब पहुंच जाते हैं तो विशाल आकार वाले ये ब्लड कॉर्प्स नेस्ट रक्त शवों का घोंसला में बदल जाते हैं, जो अपने पिछले जीवन में और अधिक ब्लड कॉर्प्स को जन्म देते हैं। इन चीजों ने सभी के सिर में दर्द कर रखा था। आखिरी स्क्रीन का नजारा काफी अजीब था। उसमें केवल एक महिला थी जिसकी लंबाई करीब 2 मीटर थी। वह महिला पहले तो अपना सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसे एहसास हो गया हो कि कोई उसे देख रहा है। उसने अचानक अपना सिर उठाया और अपनी काली स्याह आंखें दिखाईं। इसके बाद एक जंगली जानवर की तरह वह पलक झपकते ही कैमरे के सामने झपटी और अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर उसे एक ही बार में कुचल दिया। आज के लिए बस इतना ही। अब और वीडियो बनाने का मूड नहीं हो रहा है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।